हेलो एवरीवन, सो हाउ यू ऑल डूइंग? आई होप यू ऑल डूइंग गुड एंड वेल. सो अब कंटिन्यू करते हैं विद स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा. लास्ट टाइम हमने पढ़ लिया था मोड्स ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के बारे में कि ये 3 टाइप के होते हैं. आज हम इन 3 को डिटेल में पढ़ेंगे और आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. तो देखो क्या थे मोड्स ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. एक होता है टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, एक टैबुलर प्रेजेंटेशन और एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन. टैबुलर प्रेजेंटेशन को क्या टैबुलेशन भी बोलते हैं. तो स्टार्ट करते हैं टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन से. तो क्या बोल रहा है ये? डाटा प्रेजेंटेड इन वर्ड्स. टेक्सचुअल है मतलब टेक्स्ट के फॉर्म में, वर्ड्स के फॉर्म में है. तो डाटा को प्रेजेंट कर रहे हैं वर्ड्स के फॉर्म में, सेंटेंसेस के फॉर्म में या पैराग्राफ्स में. ठीक है, डायग्राम्स या टेबल्स के फॉर्म में नहीं रहता है. When डाटा वॉल्यूम इज स्मॉल, मतलब जो डाटा है वो खुद छोटा है और उसे डिस्क्रिप्शन चाहिए, तो क्या करते हैं? इस मेथड का यूज करते हैं टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन का. क्यों? क्योंकि इससे डाटा इजी टू अंडरस्टैंड होगा. क्वालिटेटिव डाटा देता है सिर्फ जिसकी क्वालिटी के बारे में हो रही है, नॉट क्वांटिटेटिव. क्वालिटी मतलब अगेन फिर से जो एट्रीब्यूट वाली बात हो जाती है, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि क्वालिटी बता रहा है. नॉट सुटेबल फॉर लार्ज कॉम्प्लेक्स डाटा. तो अगर बहुत ज्यादा डाटा है और कॉम्प्लेक्स है तो उस केस में इसका यूज नहीं करते. अब टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ना हाउएवर इज नॉट प्रेफर्ड बाय अ स्टैटिस्टिशियन सिंपली बिकॉज ये डल होता है, मोनोटोनस होता है और कंपैरिजन ना यहाँ पे करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन. फिर मेथड फॉर मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन, मतलब ये क्या मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन, जब बहुत सारी कैटेगरीज आ जाती है ना अलग अलग, तब भी ये प्रेफर नहीं किया जाता है. दिस मेथड कैन नॉट बी रिकमेंडेड इस केस में, मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन के केस में. अब एक एग्जांपल देख लो, जैसे छोटा सा एग्जांपल इस टाइप का कुछ है, तब टेक्सचुअल डाटा यूज होता है कि 200 स्टूडेंट्स हैं, 120 बॉयज हैं, 80 आर गर्ल्स. और उन बॉयज में से कितने 120 बॉयज हैं जो 70 पास हुए हैं और 50 फेल हो गए, और 60 गर्ल्स पास हुई, 20 फेल हो गई. तो इस टाइप के टेक्सचुअल डाटा के लिए टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन बेस्ट है, क्योंकि ये क्या है, पूरा थ्योरेटिकल है. अब बात आती है टैबुलर की. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको. टैबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. तो डाटा को सिस्टमैटिकली प्रेजेंट करना एक टेबल के फॉर्म में, रोज और कॉलम्स में. क्यों? क्योंकि ये बहुत कॉम्पैक्ट होता है, ये क्लियर कर देता है चीजें और इजी कंपैरिजन प्रोवाइड करता है. इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं. यहाँ अलग अलग पार्ट्स होते हैं. जो पार्ट्स आपको ध्यान रखने हैं वो है स्टब, टाइटल एंड कैप्शन इज सेम थिंग. स्टब के बाद एक चीज है कैप्शन, एक है बॉडी और एक है फुटनोट, और उसके अलावा एक होता है बॉक्स हेड. तो ये सब क्या होते हैं ये हम समझेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू. तो ये एक टेबल है, ओके. अब इस टेबल में देखो ये ऊपर जो चीजें गिवन है, तो ये जो पूरा पार्ट है, ये पूरा पार्ट, इसे बोलेंगे बॉक्स हेड, ओके. The entire upper part of the table is called box head. अब ये जो पूरा पार्ट है, ये वाला, ये क्या कहलाएगा? बॉडी. ये टेबल की बॉडी है, ओके. अब ये वाला जो पार्ट है, लेफ्ट मोस्ट पार्ट ऑफ द टेबल, इसे कहते हैं स्टब. और ये है फुटनोट, ओके. फुटनोट क्या कहता है? जो भी एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन आपको प्रोवाइड करना है एट द एंड ऑफ द टेबल. जैसे यहां पे ये टी यू क्या है, एम क्या है, एफ क्या है, टी क्या है, तो वो उनने यहां पे बता रखा है फुटनोट में. इसके अलावा एक चीज होती है कैप्शन या टाइटल, तो वो गिवन रहता है एट द टॉप कि ये टेबल किस चीज के लिए, उसे कहते हैं कैप्शन. ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि आप अपनी मॉड्यूल भी जब चेक करोगे ना, तो वहां पे क्वेश्चन कैसे होंगे कि जो एंटायर अपर पार्ट होता है टेबल का, उसे क्या बोलते हैं, और ऑप्शंस क्या होंगे? बॉडी होगा, स्टब होगा, बॉक्स हेड होगा, कैप्शन होगा या फुटनोट. ये 5 में से कोई 4 चीजें दे देंगे. अब एंटायर अपर पार्ट को क्या कहते हैं? तो वो होता है बॉक्स हेड. तो ये करेक्ट आंसर है उस केस में.
तो ये 4-5 चीजें जो हैं टेबल की, इनको आपको ध्यान रखना है। अब कैप्शन, बॉडी, फुटनोट ये हमने समझ लिया। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, जो है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि यहां पे क्या, डायग्राम के फॉर्म में जब हम समझते हैं किसी चीज को, तो कंपैरिजन तो बहुत इजी हो जाता है, विजुअलाइजेशन बहुत इजी हो जाता है। तो देखो क्या बोल रहा है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन हो रहा है किसका, स्टैटिस्टिकल डाटा का, डायग्राम्स और फिगर्स का यूज करके। तो इससे क्या हो रहा है, डाटा सिंपल हो जाता है, अट्रैक्टिव रहता है और इजियर टू अंडरस्टैंड हो जाता है। अब बात करेंगे अलग अलग टाइप के डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की। तो एक होता है लाइन डायग्राम। लाइन डायग्राम मेनली यूज होगा जब टाइम सीरीज या टेम्पोरल सीरीज के फॉर्म में डाटा गिवन है, टाइम के बेसिस पे डाटा चेंज हो रहा है। तो डाटा प्लॉटेड ऑन ग्राफ पेपर विथ पॉइंट्स जॉइंड बाय स्ट्रेट लाइंस। ओके, आपने बहुत बार देखे होंगे, बचपन में बनाए भी होंगे। यहां पे कुछ दे रखा है, यहां पे टाइम का दे रखा है, और इस टाइप से ऐसे अलग अलग लाइंस बन रही हैं। तो ये होते हैं लाइन ग्राफ्स। यूज टू शो ट्रेंड, मूवमेंट ओवर टाइम। ये इंपॉर्टेंट है। ओके, एग्जाम में अगर पूछ रहे हैं कौन सा रिप्रेजेंटेशन डायग्रामेटिक हम यूज करते हैं ओवर ट्रेंड मूवमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, तो आंसर आना चाहिए लाइन डायग्राम। और लाइन डायग्राम भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही लाइन बनेगी, मल्टीपल लाइन डायग्राम्स भी होते हैं। ओके, एक से ज्यादा रिलेटेड जब उनने दे रखी है हमें सेट्स डाटा के, तो मल्टीपल लाइन डायग्राम बनेंगे। उसके एग्जाम्पल भी हम अभी करेंगे। एग्जाम्पल देखो, ग्रोथ ऑफ अ कंपनी सेल्स ओवर 5 years। तो 5 सालों में हर साल कितनी कितनी ग्रोथ हो रही है, उसके लिए एक लाइन ग्राफ बन सकता है। अब बात करेंगे सेकेंड टाइप के रिप्रेजेंटेशन की, जो है बार डायग्राम। बार डायग्राम का कब यूज होता है, तो जब बार्स के फॉर्म में शो करते हैं इक्वल विड्थ। ओके, इक्वल विड्थ होना जरूरी है विद डिफरेंट लेंथ्स। एक एग्जांपल आपको ड्रॉ करके बताता हूं। यहां पर कुछ डाटा होगा, यहां पे कुछ होगा, उसके अकॉर्डिंग बनते हैं अलग अलग बार्स। ओके, इस टाइप से बनते हैं। अब मल्टीपल बार ग्राफ्स भी बनते हैं, उसके लिए भी हम एग्जांपल करेंगे अभी। तो ये सब चीजें आपने पढ़ रखी है। तो सिंपल बार डायग्राम क्या होता है, जो मैंने आपको अभी ड्रॉ करके बताया, सिंगल वेरिएबल है, पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, ये एक एग्जांपल हो गया। जैसे एमपी की पॉपुलेशन कुछ और है, महाराष्ट्र की कुछ और होगी। ओके, इस टाइप से मल्टीपल बार डायग्राम्स। तो यहां पे क्या हो रहा है, कंपैरिजन टू और मोर रिलेटेड वेरिएबल्स का हो रहा है। 2 या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं और रिलेटेड वेरिएबल्स है, जैसे मेल वर्सेस फीमेल लिटरेसी, और फिर अलग अलग स्टेट्स में हो रही है ये। तो मेल का एक बन जाएगा, साथ में फीमेल का बन जाएगा, और एक स्टेट के लिए बनेगा, और उनका भी कंपैरिजन हो रहा है। फिर सब डिवाइडेड बार डायग्राम्स होते हैं, ईच बार स्प्लिट इनटू पार्ट्स। जैसे ये एक बार डायग्राम है, नॉर्मल सिंपल वाला, बट सब डिवाइडेड में क्या होगा, ये एक अलग पार्ट का रिप्रेजेंटेशन है, ये एक अलग का है, ये एक अलग का है। सिमिलरली यहां पे भी ऐसा हो रहा है, और यहां पे भी ऐसा हो जाएगा। तो और ज्यादा डिटेल्ड कंपैरिजन मिलता है, बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी इससे। एग्जांपल, कंपनीज एक्सपेंसेस डिवाइडेड इनटू कैटेगरीज। ठीक है, तो एक कैटेगरी, 2 कैटेगरी, 3 कैटेगरी, एक ही कंपनी के लिए, दूसरी कंपनी के लिए, तीसरी कंपनी के लिए। तो ये क्या होता है, सब डिवाइडेड बार डायग्राम। फिर तीसरी चीज, बार डायग्राम हो गया, लाइन चार्ट हो गया, अब आता है पाई चार्ट। पाई चार्ट एक सर्कुलर डायग्राम है, डिवाइडेड इनटू स्लाइसेस या सेक्टर्स बोल लो, रिप्रेजेंटिंग प्रोपोर्शंस। तो जब एक होल चीज होती है जो सब कैटेगरीज में डिवाइडेड होती है ना, उस केस में पाई चार्ट का यूज किया जाता है। और ये क्या देता है, परसेंटेज देता है या प्रोपोर्शन देता है जो भी कंपोनेंट्स है उनका ऑफ अ होल। अब एग्जांपल लेते हैं, देखो क्या बोला है, प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस ऑफ अ रीजन आर गिवन बिलो। तो ये टाइम दे रखा है,
ये वीट दे रखा है उन पर्टिकुलर ईयर्स के लिए और ये राइस दे रखा है उन पर्टिकुलर ईयर्स के लिए, तो रिप्रेजेंट करना है सूटेबल डायग्राम से। तो ये दो चीजों से हो सकता है, या तो हम मल्टीपल लाइन चार्ट यूज कर सकते हैं या फिर मल्टीपल बार ग्राफ यूज कर सकते हैं। तो पहले मल्टीपल लाइन चार्ट से समझते हैं। मल्टीपल लाइन चार्ट के हिसाब से क्या होगा, देखो ये टाइम है तो यहाँ पे टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। फिर यहाँ पर ये क्या दे रखा है, मेट्रिक टन्स में प्रोडक्शन दे रखा है, तो मेट्रिक टन्स में जो प्रोडक्शन है उसे यहाँ इस वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये 0, 10, 20, 30, 40 वैल्यू कहां तक जा रही है, मैक्सिमम 36 तक जा रही है, तो अपन ने 40 तक का बना दिया है। ईयर 2012, ये रहा 2012। वीट और राइस, वीट की क्या वैल्यू है 12, तो देखो ये 10 से थोड़ा सा ऊपर 12। वीट की नेक्स्ट ईयर में क्या है 15, तो 10 और 20 एग्जैक्टली बीच में आ रहा है ये 15। फिर 18 आ रही है, तो 20 से थोड़ा सा नीचे 18 आ गया, और फिर आ रही है 19, तो 20 से जस्ट नीचे यहां पे आ गया 19। अब ये 1, 2, 3, 4 पॉइंट्स हैं, इन्हें कनेक्ट कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि कनेक्ट बस ऐसे कुछ भी कर देना, हर एक की स्ट्रेट लाइन बनेगी, फिर नेक्स्ट वाले से स्ट्रेट लाइन बनेगी, और फिर नेक्स्ट की भी स्ट्रेट लाइन बनेगी। ओके, अब फॉर राइस सेम चीज राइस के लिए करते हैं। ये वाला वीट के लिए था, ऊपर वाला राइस के लिए। 25 है पहली वैल्यू, कब 2012 में। 30 और 20 के बीच में जो है ये 25 आ गया। नेक्स्ट 30, फिर 32, फिर 36, तो देखो 30 से थोड़ा सा ऊपर 32, सॉरी 30 पे 30 आ रहा है, 30 से थोड़ा ऊपर ये वाला 32, और इनके बीच में 36 आ रहा है। तो दोनों का कंपैरिजन आ गया। ये किसके थ्रू आ रहा है, लाइन चार्ट के। अब यही सेम चीज देखेंगे हम मल्टीपल बार ग्राफ में। यहां पे टाइम है, यहां पे प्रोडक्शन मैट्रिक टर्न्स में। अब देखो उनने ये भी मेंशन करना बहुत जरूरी है, राइस का कौन सा है, ये जो ब्लैंक वाला चल रहा है, और वीट का कौन सा है, ये शेडेड वाला। अब देखो 2012 में वीट की वैल्यू 12 और इसकी 25, तो वीट है ये शेडेड वाला, ये जा रहा है देखो 12 पे, ये इसके सामने 15 और 10 के बीच में यहां पे वैल्यू आ रही है, ये 12, और राइस क्या है 25 है, तो देखो 25 पे। सिमिलरली बाकी सबके लिए भी करा, तो वीट और राइस का डिफरेंस हर साल का एक्यूरेटली पता चल रहा है, किसकी कितनी ग्रोथ हो रही है, किसका कितना डिफरेंस आ रहा है। हमें राइस की ओवरऑल ग्रोथ भी पता चल रही है, साथ में वीट की भी ओवरऑल ग्रोथ पता चल रही है, और इन दोनों का हर साल का कंपैरिजन भी होता जा रहा है। नेक्स्ट हमने पाई चार्ट की बात की थी। ड्रॉ एन एप्रोप्रिएट डायग्राम विद अ व्यू टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा। सोर्स दे रखा है कस्टम्स, एक्सरसाइज, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स और मिसलेनियस, और बोला है रेवेन्यू इन मिलियंस ऑफ रुपीस। तो 80 मिलियन, 190, 160, 75 और 35 मिलियंस दे रखे हैं। ये क्या है, रेवेन्यू है। तो इसके लिए जब पाई चार्ट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, डायरेक्ट पाई चार्ट की एक सर्कल है, बट इन्हें डिवाइड कैसे करेंगे, हमें पता कैसे चलेगा कि इतना पार्ट 80 के लिए, इतना पार्ट किसके लिए है। तो उसके लिए कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। देखो ये दो चीजें हमें गिवन है यहाँ पे एज इट इज। अब जब इनका टोटल करोगे, $80 + 190 + 160 + 75 + 35, तो वैल्यू कितनी आ रही है 540। अब पहले में वैल्यू कितनी है 80, टोटल है 540। अब एक सर्कल है, सेंटर पे जब सारे ये पॉइंट्स कनेक्ट होंगे तो ये पूरा जो एंगल है ये 360 डिग्री है ना। तो हमें क्या करना है, हमें एंगल निकालना है, हर एक कितना एंगल एक्सटेंड करेगा। तो 80 अपॉन टोटल कितना आ रहा है 540 इंटू 360 करेंगे, तो वैल्यू आ रही है अप्रोक्सीमेटली 53 डिग्री। तो पहला क्या है, कस्टम्स है, ये रहा कस्टम। ये किससे रिप्रेजेंटेड है, ये जो सर्कल्स बने हुए हैं बहुत सारे, मतलब ये वाला, ठीक है। तो ये जो एंगल होगा ना, ये कितना होगा 53 डिग्रीज के बराबर। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज, 190 अपॉन टोटल 540 है, इंटू 360 करेंगे तो वैल्यू आ रही है 127 डिग्री। एक्सरसाइज किससे रिप्रेजेंटेड है, ये डॉटेड लाइन से, मतलब ये वाला, ये एंगल है 127।
सिमिलरली बाकी सबके लिए क्या है 160 अपन 540 इंटू 360 तो 160 डिग्री आ रहा है। ये क्या है इनकम टैक्स है, ये रहा इनकम टैक्स। और छोटी डॉटेड लाइंस है यहाँ पे ये वाला, तो ये एंगल आएगा 107 और बाकी के दोनों निकाल दिए इससे। जैसे मिसलेनियस का एम्प्टी वाला ये इसकी वैल्यू है 23, तो ये देखो सबसे छोटा एंगल 23 डिग्री का आ रहा है और जो कॉर्पोरेट टैक्स है उसका आ रहा है ये वाला, वो भी सिमिलर निकला है 75/540 इंटू 360, तो आ रही है 50 डिग्री वैल्यू। इस वे में पाई चार्ट का यूज होता है। यहाँ पे बेस्ट जो सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट डायग्राम था इन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए वो पाई चार्ट ही था, बिकॉज ये एक सारी क्या सोर्सेज हैं ऑफ अ होल, तो उन्हें सब डिवाइड करने के लिए सबसे अच्छी चीज क्या है पाई चार्ट। नेक्स्ट अब जो टॉपिक है वो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या कह रहा है, अरेंजमेंट डाटा का करना क्लासेस में, जहां पे क्या होते हैं इंटरवल, जैसे 0 to 10 हो गया, 10 to 20 हो गया, 20 to 30 हो गया, along with their corresponding frequencies, number of observations। तो आप सबने टेली मार्क्स पढ़ रखे होंगे। जैसे एक क्लास है उसमें स्टूडेंट्स के मार्क्स दे दिए आउट ऑफ 10, 0 1 4 5 6 9 0 1 4 0 0 5 इस तरीके से। तो जब हम बनाएंगे यहां पे क्लासेस तो जो 0 आ रहा है वो कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4, तो इसे रिप्रेजेंट टेली मार्क में कैसे करेंगे 1 2 3 4। बट अगर यही 0 5 बार आता, एक बार और लिख दो, तो फिर होता है इस तरीके से 5, तो ये टेली मार्क्स बनते हैं यहां पे। इसका पर्पस क्या रहता है, कन्वर्ट करने का रॉ डाटा को एक ऑर्गेनाइज्ड और इंटरप्रेटेबल फॉर्म में। बेसिकली क्या है, चाहते यही है कि अंडरस्टैंडिंग इजी हो जाए। किसी टाइप के लिए डाटा के लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। अब यहां पे जो इंपॉर्टेंट टर्म्स आती है, जैसे क्लास लिमिट, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू जो होती है ना वो बिलोंग करती है क्लास इंटरवल में। जैसे एक एग्जांपल देखो, एक एग्जांपल है कि 10 से 20 एक दे रखी है क्लास, तो 10 क्या है लोअर क्लास लिमिट और 20 क्या है अपर क्लास लिमिट, और इनका जब डिफरेंस करोगे 20 - 10 तो क्या आएगा क्लास इंटरवल। फिर सेकेंड चीज होती है क्लास बाउंड्री। तो क्लास बाउंड्री मैं आपको समझाता हूं कैसा होता है। जैसे कभी कभी क्या होता है, क्लास दे दी 10 to 19, फिर 20 to 29, 30 to 39 एंड सो ऑन। बट इस डाटा पे वर्क कैसे करें, 10 to 19 है, उसके बाद बीच में तो डायरेक्ट 20 to 29 है, होना तो कंटिन्यूस चाहिए ना डाटा को, ताकि उस पर हम काम कर पाए। तो क्लास बाउंड्रीज वाले जो सिस्टम से हम क्या करते हैं, इसमें क्या करेंगे, ये 10 में -0.5 और 19 में +0.5 इस पर्टिकुलर केस के लिए, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 9.5 से 19.5। सिमिलरली यहां पे 20 - 0.5 और 29 + 0.5, अब ये क्या बन जाएगा 19.5 to 29.5, और यही चीज यहां पे भी होगी एंड सो ऑन। तो देखो अब मैच कर रहा है, यहां भी 19.5, यहां भी 19.5, यहां 29.5 और 30 - 0.5 करके भी 29.5 आएगा। तो अब ये कंटिन्यूस बन गई। तो ये होता है क्लास बाउंड्री। फिर क्लास मार्क। क्लास मार्क बेसिकली क्या होता है, मिड पॉइंट। क्या बोल रहे हैं, मिडल वैल्यू ऑफ अ क्लास। जैसे 10 से 20 है, सो 10 + 20/2 एवरेज निकाल लिया, तो वैल्यू क्या आ गई 15। ये हो गया क्लास मार्क। अब है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दो टाइप की होती हैं, यहां समझना इंपॉर्टेंट है। तो देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज अप टू अ सर्टेन क्लास, ठीक है। बट ये जो दो टाइप की होती है वो इंपॉर्टेंट है, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। लेस देन का मतलब क्यूमुलेटिव टोटल्स फ्रॉम द बिगिनिंग,
क्यूमुलेटिव मतलब फर्स्ट जो बिगिनिंग है ना, वहीं से हम क्यूमुलेटिव चालू कर देते हैं। पहली है, दूसरी और पहली को ऐड करेंगे, फिर तीसरे में फर्स्ट सेकंड थर्ड को ऐड करेंगे, और मोर देन में क्या होता है, क्यूमुलेटिव टोटल्स फ्रॉम द एंड। तो ये आखिरी से चालू हो रहा है, लास्ट वाले पार्ट से, उसमें फर्स्ट से होता है, और मोर देन टाइप में एंड से होता है। नेक्स्ट चीज फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी पर यूनिट क्लास इंटरवल। तो ये कहां यूज होता है, ये हिस्टोग्राम्स में यूज होता है विथ अनइक्वल क्लास इंटरवल। अभी हिस्टोग्राम के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, उसका फ्रीक्वेंसी उसमें ही फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का यूज होता है। ओके, क्योंकि जब हिस्टोग्राम बनता है उसके बाद ही फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, तो पहली चीज है हिस्टोग्राम। अब आप जब हिस्टोग्राम बनाओगे ना, आपको लगेगा बहुत कुछ बार डायग्राम से रिलेटेड है, बट है थोड़ा डिफरेंस है, दिखते बहुत कुछ सिमिलर है। rectangles drawn with class intervals on the x-axis and frequencies और frequency densities, देखो ये रहा frequency densities, ये कहाँ आती है, ये y-axis पे आ जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, गैप्स नहीं होती हैं बिटवीन द रेक्टेंगल। जैसे बार ग्राफ बन रहा है, तो ये एक बार ग्राफ है, ओके ये एक बार ग्राफ है, सिंपल बार ग्राफ। बट अगर मैं हिस्टोग्राम बना रहा हूं, तो ये कोई गैप नहीं होगी इन दोनों के बीच में। ओके, और ये विड्थ हो सकता है अलग अलग हो हिस्टोग्राम के केस में, बट बार चार्ट में ये विड्थ हमेशा सेम होती है। एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल, फ्रीक्वेंसी हेल्पफुल टू एस्टिमेट मोड ग्राफिकली। तो एरिया जो रेक्टेंगल का है इनटू फ्रीक्वेंसी जब करते हैं ना, तो उससे मोड निकाल सकते हैं हम ग्राफिकली। तो हिस्टोग्राम कहां भी काम आता है मोड निकालने में। एरिया डायग्राम similar to bar diagram, but areas of figures like squares, rectangles, circles represent magnitude। जो मैंने अभी हिस्टोग्राम में बोला था ना कि अगर वो जो width है वो ज्यादा हो जाए तो वो एरिया डायग्राम होता है, कि हो सकता है स्क्वायर हो सकता है रेक्टेंगल हो, बट उनकी width ज्यादा कम हो सकती है। बार डायग्राम के केस में वो हमेशा बराबर रहती है। जैसे एक एग्जांपल, कंपैरेटिव पॉपुलेशन ऑफ कंट्री शोन बाय स्क्वायर्स विथ एरियाज प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन। अलग अलग कंट्रीज की पॉपुलेशन कंपेयर कर रहे हैं स्क्वायर्स के फॉर्म में, और जो एरियाज हैं उनके वो प्रोपोर्शनल किसके हैं, टू पॉपुलेशन। थर्ड चीज आती है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, लाइन ग्राफ ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ द हिस्टोग्राम रेक्टेंगल्स। तो देखो, जब भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है पहले हिस्टोग्राम बनाना ही पड़ेगा। ये हिस्टोग्राम है। ओके, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए क्या, ये जो विड्थ है ना इतनी, इसका जो मिड पॉइंट है ये, इन सब का इनको कनेक्ट करा जाएगा। इस तरीके से फॉर्म होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ओके, तो क्या कह रहे हैं, स्टेप्स क्या है, ड्रॉ हिस्टोग्राम, जॉइन मिड पॉइंट्स ऑफ टॉप्स ऑफ रेक्टेंगल्स, जो मैंने अभी करा मिड पॉइंट्स हैं उनको जॉइन करना है। एक्सटेंड एंड्स टू एक्स एक्सेस फॉर क्लोजर, मतलब ये जो है ये एक्स एक्सेस पे एक्सटेंड हो जाएगा। ओके, क्लोजर के लिए, खत्म करने के लिए। इट शोज द शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्लियरली, तो डिस्ट्रीब्यूशन का शेप बहुत क्लियरली पता चलता है। अब बात आ रही है ओगिव की। ओगिव क्या किस चीज के लिए रहता है, ये है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ्स, मतलब ग्राफ जो शो करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज हमें। ये भी दो टाइप के होते हैं, लेस देन टाइप ओगिव एंड मोर देन टाइप ओगिव। तो लेस देन टाइप क्या कह रहा है, प्लॉट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज अगेंस्ट अपर क्लास बाउंड्रीज।
आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, जो लेस देन टाइप होगी वे उसमें कौन सी यूज हो रही है, अपर क्लास बाउंड्रीज हो रही है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्लॉट करने के लिए, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं कि लेस देन टाइप में अपर क्लास है और मोर देन टाइप में क्या हो रहा है, लोअर क्लास बाउंड्रीज यूज हो रही है। इसमें कर्व फॉल्स डाउनवर्ड्स, उसमें कर्व राइजेस अपवर्ड्स। तो ये डिफरेंसेस हैं जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। और इससे क्या होता है, मीडियन कैन बी फाउंड ग्राफिकली एट द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द टू ओगिव। अगर आपको डाटा दे रखा है, आप उसके लिए मोर देन टाइप और लेस देन टाइप दोनों बना रहे हो, तो जहां पे इंटरसेक्शन आएगा वहां पे क्या मिलेगा आपको, मीडियन। अब ओगिव में क्या आ जाता है, क्वार्टाइल आ जाती है। क्वार्टाइल क्या होता है, 3 क्वार्टाइल्स रहेंगी, Q1, Q2, Q3। क्वार्टाइल मतलब 4 हिस्से। ओके, Q1 के लिए क्या होता है फॉर्मूला, n+1/4 टर्म, n+1/4 टर्म। तो ये जो n+1/4 आ रही है डाटा के लिए वैल्यू, वो वाली टर्म होगी क्वार्टाइल, फर्स्ट वाली। सेकंड क्या होती है, 2 × n+1/4 टर्म, और इसे क्या कहते हैं, क्वार्टाइल जो सेकंड वाली होती है ना, ये होती है मीडियन। और थर्ड होती है 3 × n+1/4 टर्म। ओके, इनका यूज किया जाता है ओगिव के केस में। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी कर्व। A frequency curve is smooth curve for which the total area is taken to be unity। तो जो टोटल एरिया रहता है ना इस केस में, फ्रीक्वेंसी कर्व के केस में, उसे कितना मानते हैं, यूनिटी। यूनिटी मतलब 1। ये लिमिटिंग फॉर्म होता है एक हिस्टोग्राम का या फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का। Frequency curve for a distribution can be obtained by drawing a smooth and freehand curve through the midpoints of the upper sides of the rectangles forming the histogram। जो upper sides rectangle की होती हैं, जो फॉर्म कर रही है histogram, उनसे एक फ्री हैंड कर्व जब ड्रॉ करेंगे ना, तो उससे क्या मिल जाएगा हमें, फ्रीक्वेंसी कर्व। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व, क्योंकि यहां से भी थ्योरेटिकल चीजें पूछी जाती है। तो ये सब जो मैं आपको समझा रहा हूं, दिस इज ऑल फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, बट इनसे छोटी छोटी चीजें आपको क्वेश्चंस में पूछी जाएंगी, और उन क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर, क्योंकि वही क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। तो नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करने वाले हैं, जो भी इसकी एक्सरसाइज है इस चैप्टर की वो करेंगे, और एंड देन एडिशनल एक्सरसाइज भी करेंगे। अब टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व्स, तो मेजरली क्या है, 4 टाइप्स होते हैं जो फ्रीक्वेंसी कर्व, नेमली पहला बेल शेप कर्व। इसके बारे में आपको क्या याद रखना है, मोस्ट ऑफ द कॉमनली यूज्ड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड बेल शेप्ड कर्व। मोस्ट कॉमन कौन सा है, बेल शेप्ड कर्व मोस्ट कॉमन है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है इसके लिए। और जैसा इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, ये दिखता भी एक बेल के जैसा है। देखो ये बेल के शेप का है। कहां यूज होता है, हाइट, वेट, मार्क, प्रॉफिट एक्सेट्रा, इन केसेस में बेल शेप कर्व का यूज हो सकता है। यूजुअली बिलोंग टू दिस कैटेगरी। अब क्या बोल रहे हैं, ऑन अ बेल शेप कर्व द फ्रीक्वेंसी स्टार्टिंग फ्रॉम अ रादर लो वैल्यू, देखो एक लो वैल्यू से चालू हो रही है, ये फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है, ये लो वैल्यू है, यहां से चालू हो रही है, अपना मैक्सिमम रीच कर रही है समवेयर नियर द सेंट्रल पार्ट। तो ये कुछ बीच का पार्ट आ रहा है ना, यहां पे ये अपने टॉप पे आ गई है, और फिर वो डिक्रीज होना चालू हो जाती है ग्रेजुअली, और वापस आ जाती है लो पार्ट पे अपने अदर एक्सट्रीमिटी पे। तो ये होता है बेल शेप कर्व, और आपको ध्यान क्या रखना है, ये मोस्ट कॉमनली यूज कर्व है ऑफ द 4 टाइप्स। सेकेंड है यू शेप्ड कर्व। तो एक यू शेप्ड कर्व में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मिनिमम होती है नियर द सेंट्रल पार्ट। पिछले वाले केस में क्या हो रहा था, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है सेंट्रल पार्ट में, यहां पे चालू मैक्सिमम से होता है, सेंट्रल पार्ट पे आते आते मिनिमम हो रहा है, और फिर ग्रेजुअली इंक्रीज होकर मैक्सिमम पे जा रहा है दूसरी एक्सट्रीमिटी पे, बट स्टेडीली रीचेस इट्स मैक्सिमम एट द 2 एक्सट्रीमिटीज। जैसा एक एग्जांपल, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोलकाता बाउंड कम्यूटेटर्स बिलोंग टू दिस टाइप ऑफ कर्व, एज देयर आर मैक्सिमम नंबर ऑफ कम्यूटर्स ड्यूरिंग द पीक आवर्स इन द मॉर्निंग।
ठीक है, तो चालू मैक्सिमम से हुआ, मिनिमम पे आया सेंटर में और फिर वापस मैक्सिमम पे गया। जे शेप्ड कर्व, द जे शेप्ड कर्व स्टार्ट्स विथ अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ये मिनिमम से चालू हो रहा है जैसा किसमें होता था, बेल में, ये मिनिमम से चालू हुआ और ग्रेजुअली रीच कर रहा है अपना मैक्सिमम दूसरे एंड पे। तो ये मिनिमम से चालू होके गया मैक्सिमम पे। एग्जांपल देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कम्यूटर्स कमिंग टू कोलकाता फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग आवर्स, सुबह सुबह कम काम है, टू पीक मॉर्निंग आवर्स, और सुबह जो पीक मॉर्निंग आवर्स है उसमें मैक्सिमम पे चले गए। तो इस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या है, जे शेप कर्व है। अब वो क्या बोल रहे हैं, कभी कभी क्या होता है, ऐसे इंटरवल देखेंगे, ऐसे डाटा के अक्रॉस आएंगे जहां पे इन्वर्टेड जे शेप मिलेगा। इन्वर्टेड मतलब इसको उल्टा कर दो, थोड़ा सा एन के शेप का दिखेगा वो। एंड लास्ट चीज ये होता है मिक्स्ड कर्व। मिक्स्ड कर्व मतलब बेल, यू और जे शेप। देखो ये स्टार्ट जे से हो रहा है, ये देखो ये जे वाला पार्ट दिख रहा है आपको इतना, फिर ये बना यू, और देखो ये अगर इतना पार्ट पूरा देखे तो ये बेल है और यहां पे भी एक बेल है, ठीक है। तो स्टार्ट जे और अगर पूरा यहां तक देखो तो बेल और ये पार्ट है यू, तो तीनों का यूज होता है, तो वो होता है क्या, मिक्स्ड कर्व। इस वे में हमने पूरा थ्योरी पोर्शन कंप्लीट कर लिया है फॉर स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा। एंड नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं इसकी एक्सरसाइज, एंड उसके बाद हम कवर करेंगे इसकी एडिशनल एक्सरसाइज। सो थैंक यू एवरीवन एंड स्टे ट्यून्ड।